नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। ग्रीडिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 11th लेक्चर है। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से। आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इट्स प्रेवेलेंस इन काशी विश्वनाथ टेम्पल। नागर शैली की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं और काशी विश्वनाथ मंदिर में इसकी व्यापकता की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आखिर ये समझेंगे कि आखिर नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर नागर शैली की स्थापत्य कला जो है वो है क्या पूरी। तो जैसा कि हम जानते हैं जो इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले है नागर शैली जो कि नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। प्रिवेलेंट कहाँ है, वो नॉर्थ इंडिया में है। फिर उसके बाद आता है द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ शैली जो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। और इसके बाद आता है वेसार, ठीक है, वेसार या बेसार इसे कहा जाता है और जो है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों में ही पाई जाती है, ठीक है, दोनों के ही फीचर्स जो है बेसार शैली में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नागर शैली है, इसका नाम नागर इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो लिया गया था शब्द, ये नगर से लिया गया था, क्योंकि ये सर्वप्रथम जो है नगर में जो है इसको स्थापित किया गया था। इसी वजह से इसको नागर इस शैली का नाम दिया गया है। और ये जो है उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और अगर हम रीजन की बात करें तो हिमालय रीजन से लेके विंध्य पर्वत के बीच में, यहाँ इसके बीच में जो भी नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल हैं वो जो है वो मोस्टली जो है वो नागर शैली के पर ही बने हुए हैं। तो इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो है जैसे कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है, अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है वो भी नागर शैली के आधार पर ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके देखेंगे कि आखिर नागर शैली के मेन फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द क्रूसीफॉर्म ग्राउंड प्लान एंड द कर्विलिनियर टावर। ठीक है, क्रूसीफॉर्म मतलब कि जो है यहाँ पे एक बीच में जो है मंदिर होता है, चारों तरफ से रास्ता होता है। तो ये एक जो है क्रॉस की तरह जो है, ठीक है, प्लस के साइन में जो है ये हमें दर्शाता है कि ये एक प्लस के साइन में है। क्रूसीफॉर्म जो होता है वो उसे हम प्लस का साइन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मंदिर होता है, यहाँ पे जो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं ये एक क्रॉस में होता है। और ये क्रॉस को हम कह सकते हैं कि ये स्वास्तिक को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि हिंदू में स्वास्तिक को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो ये एक स्वास्तिक को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मेन वो है, ठीक है, अगर इसकी मेन विशेषता की बात करें तो इसमें क्या है, एक स्वास्तिकार योजना देखी जाती है और साथ में जो है वक्रीय शिकारा होता है, मतलब कि कर्वीलिनियर टावर होता है। ठीक है, जो टावर होता है वो ऐसे थोड़ा कर्व में होता है। तो ये इसकी बहुत ही बड़ी विशेषता है नागर शैली के जितने भी टेम्पल्स होते हैं। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे जो भी नागर शैली में जितने भी जो नॉर्थ इंडिया में बनाए जाते थे मंदिर, उनमें जो है सीमेंट और आयरन का यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है, वो जो है इस जो एक पत्थर होती है, एक जो चट्टान होती है, उसको काट के बनाया जाता था। तो जो एंटायर टेम्पल है, ठीक है, जो पूरा जो मंदिर है वो एक पत्थर पर बनाया जाता था, एक पत्थर के चबूतरे पर बनाया जाता था, जिसको कि कई सारी सीढ़ियाँ ऊपर तक जाके एक चबूतरे पर जो है यहाँ पर बना दिया जाता था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कोई भी एक इलाबरेटेड बाउंड्री या फिर वॉल्स नहीं होती थी, कोई भी मतलब भड़काऊ जो है कोई भी दीवार नहीं होती थी, कोई भी गेट नहीं होता था इसके अंतर्गत। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मंदिर परिसर में पानी की टंकी भी नहीं होती थी, कोई भी मतलब वाटर टैंक नहीं होता था इसके अंदर। और लास्ट में अगर हम देखें तो द अर्लीस्ट टेम्पल, ठीक है, तो जो पहले के जो टेम्पल्स थे इसमें जो शुरुआत में बनाए गए थे उसमें तो जो है केवल एक ही टावर था, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे ये इवॉल्व हुआ तो हमने देखा कि एक ही मंदिर में जो है कई सारे टावर जो वो भी मौजूद थे। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि शुरुआती मंदिर में सिर्फ एक मीनार या शिखर था, बाद में मंदिरों में कई मीनार या शिखर देखे गए थे।
तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो है नागर शैली जो है उसकी विशेषताएं क्या है, भारतीय मंदिर की विशेषताएं क्या है, उसके साथ हम नागर शैली की विशेषताएं को बताते जाएंगे। सबसे पहले होता है भारतीय मंदिरों की विशेषताओं में सबसे पहले आता है गर्भगृह या फिर देवता का घर। ठीक है, ये एक अंदर जो है एक कमरा बना होता है जहां पर कि जो मेन डीटी होता है, जो कि देवता, जो कि मेन देव का जो कि वहां पे जो चीफ भगवान जी होते हैं, उन जिनका मंदिर होता है उस उनकी मूर्ति यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको इसलिए उसको गर्भगृह कहा जाता है। और अगर हम नागर शैली की बात करें तो ये जो सबसे ऊंचा टावर जो होता है, जो सबसे ऊंचा जो शिखर होता है, उसके नीचे ही जो है यहाँ पे गर्भगृह जो है मौजूद होता है। मतलब कि यहाँ पे जो चीफ डेटी होती हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जिस भी भगवान का मंदिर है वो जो है इस गर्भगृह में उनकी जो है मूर्ति होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड, अगर हम इसके फीचर की बात करें तो मंडप होता है। ठीक है, मंडप में क्या है, मंडप जो है ये किसी भी मंदिर का जो है एंट्रेंस का पॉइंट माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो पोर्टिको होता है या फिर कोई भी हॉल होता है जहाँ पे कि जितने भी श्रद्धालु होते हैं, जितने भी जो कॉमन मैन होते हैं वहां पे खड़े होकर जो पूजा करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी स्पेस होती है जितने भी वर्शिपर्स होते हैं उनके खड़े होने की जगह होती है, एक पोर्टिको या फिर हम एक हॉल भी इसको समझ सकते हैं। और अगर हम नागर स्टाइल में देखें तो यहाँ पर कोई भी जो यहाँ पे अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी जो है इलाबरेटेड जो है बहुत ही भड़काऊ जो है दीवारें नहीं होती, कोई भी भड़काऊ जो है दरवाजे नहीं होते हैं। ठीक है, गेटवेज नहीं होती, एंट्रेंस नहीं होती है। और ये जो पूरा मंदिर है ये एक स्क्वायर शेप में बना होता है, एक स्क्वायर प्लान होता है। इसके बाद अगर हम थर्ड फीचर की बात करें तो शिखर और विमान की बात करते हैं। ठीक है, शिखर और विमान क्या होता है, ये एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर जाते जाते जो है वो तिकोना हो जाता है। ठीक है, जैसे माउंटेन होता है ना, ऊपर से जो है तिकोना होता है, इसी तरीके से जो शिखर या फिर विमान होता है वो भी एक तिकोना शेप में होता है। और ये जो है शिखर जो है इसको नॉर्थ इंडियन टेम्पल में कहा जाता है, जो कि कर्व लिया हुआ शेप होता है। ठीक है, ये कर्व लिया हुआ शेप होता है। और विमान जो होता है ये साउथ इंडियन टेम्पल्स में देखा जाता है और ये पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, ये पिरामिड ये इस तरीके के शेप में होता है। तो हम देखते हैं कि जो नागर शैली के जो टेम्पल हैं उसमें शिखर होते हैं और वो कर्व्ड शेप में होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अम्लक और शिखर होता है। ठीक है, शिखर के ऊपर, ठीक है, ये जो अम्लक और शिखर होता है ये एक शिखर के ऊपर जो है वहां पे जो है एक हम वहां पे एक आकृति देख सकते हैं, उसी को जो है अम्लक कहा जाता है। और नगारा स्टाइल में हम देखते हैं कि जो मोस्टली जो मंदिर होती है वहां पे कलश या फिर त्रिशूल जो है वो उसको जो है अक्सर जो है वहां पे हम देखते हैं कि ऐसी जो है आकृति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो नगारा स्टाइल में क्या होता है, मोस्टली जो है वहां पे कलश मंदिर के शीर्ष पर स्थित होता है। कलश हो गया, त्रिशूल हो गया या फिर कोई झंडा हो गया, तो ये सब जो है ये एकदम जो शिखर के जो टॉप पे जो लगा होता है उसी को हम अम्लक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखें तो हम उसको अंतराल या वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ये जो है ये गर्भगृह और मंडप के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, गर्भगृह और मंडप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको जो है हम अंतराल कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम नागर शैली की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक स्क्वायर शेप्ड प्लान होता है, जैसे कि हमने बात की थी। ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप्ड प्लान है। यहाँ पे बीच में जो है यहाँ पे मंदिर होता है और यहाँ पे जो है इसी वजह से यहाँ पे सब तरफ से एंट्रेंस होती है। तो हम इसे एक देखते हैं कि एक स्वास्तिकार रूप में हमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे जगती। ठीक है, जगती होता है कि एक उठा हुआ मंच होता है। ठीक है, उठा हुआ मंच होता है एक, जिसपे कि या तो लोग बैठ के प्रेयर करते हैं या फिर जो है एक मंच की तरह जो मंच जो होता है उसको हम जागती कहते हैं। और नगारा स्टाइल में हम यही देखते हैं कि जो पूरा जो टेम्पल है, ठीक है, जो पूरा जो मंदिर है वो एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स गए हैं और यहाँ पे फिर यहाँ पे मंदिर बना हुआ होता है। तो ये बहुत सारे जो है मेन फीचर्स हो गए हैं नागर शैली के जितने भी मंदिर होते हैं। तो उनके जो शिखर के शेप के आधार पर, ठीक है, उनके जो शिखर के आकार के आधार पर जो है नागर मंदिर को जो है कई भागों में जो है बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है लैटिना या फिर हम उसको कहते हैं रेखा प्रसादम। और इसका जो शिखर का जो आधार होता है वो वर्गाकार होता है, वो स्क्वायर होता है और जिसकी दीवारें जो है शीर्ष पर एक बिंदु पर अंदर की ओर जो है वक्राकार ढलान होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक
नीचे तो बेस जो है स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कर्वी लीनियर होता है, ठीक है, ये कर्व होता है टॉप तक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लेटिना या फिर रेखा प्रसादम मंदिर। इसके बाद हम देखेंगे फम्सन, ठीक है। फम्सन क्या होता है, ये जो है ब्रॉड होता है, लेटिना या फिर रेखा प्रसादम जो शिखर होता है उससे ज़्यादा चौड़ा होता है और जो है उससे छोटा होता है, ठीक है। अगर वो इतना बड़ा है तो ये जो है उससे जो है आकार में जो है छोटा होता है, और इनकी जो छतें हैं वो कई स्लैब से बनी होती हैं और धीरे धीरे जो है इमारत के केंद्र में एक बिंदु तक बढ़ती हैं, ठीक है। ऊपर जो है एक बिंदु तक जो है वो बढ़ती हैं, ठीक है। ऐसे स्लैब्स होते हैं और ये जो है ये भी कर्व ही होंगे। इसके बाद हम देखेंगे वल्लभी, ठीक है। वल्लभी टेम्पल कौन से होते हैं, वल्लभी टेम्पल होते हैं एक छत के साथ जो है आयताकार इमारतें जो एक गुंबदकार कक्ष में उगती हैं, ठीक है। एक गुंबदकार कक्ष भी इसमें देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम काशी विश्वनाथ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसके बारे में कुछ बात करेंगे कि ये जो है ये वाराणसी में स्थित है, ये भगवान शिव जी को समर्पित है और जो है 1780 में इसको मराठा सम्राट या फिर हम कह सकते हैं इंदौर की जो महारानी अहिल्याबाई होलकर हैं उनके द्वारा जो है इसको निर्माण कराया गया था। और ये जो पूरा मंदिर है काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है ये भी नागर शैली पर जो है आधारित है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं अब हम उसको देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें 5 शिखर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। 5 शिखर देखने को मिलते हैं जिसमें से 4 तो जो है ये इस तरीके कर्व शेप के हैं और जो है एक जो है वो गोल होता है, ठीक है। एक जो है वो गोल गुंबद है उसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 5 शिखर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि तो हम कह सकते हैं कि जो शुरू की जो नागर शैली के जो मंदिर थे उसमें केवल एक ही शिखर होता था, लेकिन बाद में जितने भी इवॉल्व हुआ तो उसमें कई हमें जो है शिखर देखने को मिले। तो ये हम देखते हैं कि ये काफ़ी बाद में जो है इसका जो है स्थापना हुई थी, जिससे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 शिखर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो मेन मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है वो चतुर्भुज है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की स्क्वायर है और अन्य देवताओं के मंदिर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कभी गए हैं वहाँ पर तो आसपास जो है उसके बहुत सारे जो है अन्य देवताओं के भी मंदिर है, जहाँ पे काल भैरव मंदिर है। तो ऐसे कई सारे मंदिर जो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक वहाँ पे जो है एक स्मॉल वेल भी है, एक छोटा कुआं भी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसको कि ज्ञानवापी कहा जाता है, ठीक है। ज्ञानवापी कुआं भी उसको कहा जाता है। तो वहाँ पे एक जो है कुआं भी मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं एक सभागृह है या फिर मंडली हॉल है जो आंतरिक गर्भगृह की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीच में जो है मंदिर है और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनके खड़े होने की जगह होती है। तो ये जो है यहाँ पे हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सभागृह भी मौजूद है। और अंत में हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है जो पूरा मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो 3 भागों से बना हुआ है। पहला जो है वो क्या है, एक शिखर से जो है एक जो है शिखर है इस पे, ठीक है। एक जो है शिखर होता है इस पे और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो है ये एक डोम भी है, ठीक है। एक गोल आकार का जो है वहाँ पे गोल गुंबद भी है। और जो है इसके बाद हम देखते हैं कि इन पर जो है एक जो है फ्लैग किसी पर फ्लैग है या फिर किसी पर जो है त्रिशूल की आकृति भी हमें देखने को मिलती है। तो हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये जो है हमें नागर शैली के ही जो है प्रिवेलेंस को दिखाता है। तो यहाँ पर जो है अभी काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉरिडोर पूरा जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल और ये मणिकर्णिका घाट को जो है ये आपस में जोड़ता है और ये जो काशी टेम्पल को जो है कई गंगा के जो है घाट से भी जो है कनेक्ट करता है। काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो है कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं था किसी भी घाट का, तो इसीलिए वहाँ पर जो है एक 20 फीट, ठीक है, एक 20 फुट चौड़े गलियारे से जो है इसको ललिता घाट से जोड़ा गया है, ताकि जो है जितने भी श्रद्धालु वहाँ पे आए वो वहाँ उस घाट पे जो है पहले नहाने के बाद ही जो है वहाँ पे मंदिर का दर्शन करें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी कि कोई भी शुरू में हमने क्या देखा था कि कोई भी जो है यहाँ पे वेल नहीं होता है, कोई भी जो है वाटर टैंक नहीं होता है। लेकिन अब क्या यहाँ पे देखें कि अब क्या देखने को मिल रहा है कि हमें जो है यहाँ पर
घाट से जो है इस मंदिर को जो है जोड़ा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि अभी भी जो है नागर शैली जो है कई तरीके से इवॉल्व कर रहा है, और ये जो है मेन जो है हम देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया में जो है बहुत सारे जो मंदिर हैं जो वो नागर शैली पर ही आधारित हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, और वो पेपर नंबर 2 से है, और क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत चुनाव आयोग या फिर हम कह सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। और ये जो है भारत निर्वाचन आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है, ठीक है, पार्ट 15 जो है उसमें जो है कहा गया है, वो जो पार्ट 15 जो है वो चुनाव से या फिर इलेक्शन से रिलेटेड है। और उसमें कहा गया है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे, जितने भी इलेक्शन है उनको कंडक्ट करने के लिए एक कमीशन की ज़रूरत है, एक कमीशन की स्थापना की जाएगी, और जो कि वो कौन सा कमीशन है उसी को हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और ये संविधान के अनुसार इसकी स्थापना जो है की गई थी। और संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है चुनाव आयोग और उनके जो मेंबर्स हैं, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर ठीक है इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके जो जितने भी और अदर मेंबर्स हैं, उनकी जो है यहाँ पे पावर्स की बात कही गई है। उसमें जो है इनके फंक्शंस को बताया गया है, उनके टेन्योर कितना होगा, उनकी पात्रता क्या होगी, इसी से संबंधित है ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 324 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 324 में कहा गया है कि जो है चुनाव को कंडक्ट करने के लिए एक जो है चुनाव को कंडक्ट करने के लिए, उसके अधीक्षण के लिए, निर्देशन के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्शन, कंट्रोल और कंडक्ट करने के लिए एक जो है एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इसमें और ये जो चुनाव आयोग है ये कौन कौन से जो है इलेक्शंस कराता है? तो ये देश में जो है भारत में जो है संघ, सेंट्रल और जो स्टेट लेवल पे जितने भी चुनाव होते हैं, चुनाव प्रक्रियाओं का जो है संचालन करता है, उसको कंडक्ट करता है। तो इसमें जो है ये जो है पार्लियामेंट के जो है, ये देश के लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट का हिस्सा जो दोनों होते हैं। ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके बाद है राज्य विधानसभा है, जितने भी विधानसभा है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन सभी के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का दायित्व किसका है? वो इलेक्शन कमीशन का ही है। ठीक है, तो इसलिए जब वो इलेक्शन कमीशन जब वो यहाँ पे इतने सारे जो है इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, और जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी जो है इंडिपेंडेंस या फिर उनकी स्वतंत्रता भी जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे जो है उनको एक जो है निश्चित कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, 6 साल का कार्यकाल दिया गया है, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो। ठीक है, या तो वो 6 साल तक जो है उनका कार्यकाल रहेगा, या फिर अगर वो 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी पहले हो तो उनको एक टेन्योर जो है उनका एक फिक्स कर दिया गया है। इसी तरह हम देखते हैं जो जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको जो है उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है उनके पद से, जैसे कि एक सर्वोच्च न्यायालय या फिर हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। ठीक है, और उनकी जो सर्विस कंडीशन है वो उनके जब अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद जो है उसको जो है कम नहीं किया जा सकता, उसको घटाया नहीं जा सकता। तो इससे जो है उनकी स्वतंत्रता को जो है वो सुनिश्चित किया जा सकता है।
तो यहाँ पे हम उसके कुछ फंक्शंस को देखेंगे निर्वाचन आयोग के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो जिम्मेदार है। इसके बाद हम देखते हैं चुनाव कार्यक्रम। ठीक है, जो भी किस तरीके से कब जो है चुनाव को जो है शेड्यूल करना है वो बताता है। चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या फिर बाय इलेक्शन हो, दोनों को ही कंडक्ट करने का काम किसका होता है, वो इलेक्शन कमीशन का ही होता है। इलेक्टोरल रोल, ठीक है, मतदाता सूची को तैयार करता है, और साथ साथ जो है इलेक्टोरल रोल है, और हम कह सकते हैं जो वोटर्स आईडी कार्ड हैं उसको भी देने का काम कौन करता है, वो जो है निर्वाचन आयोग ही करता है। वोटर लिस्ट है या फिर मतदाता पहचान पत्र को भी जारी करता है। ठीक है, इसके बाद जो है जितने भी जो है कहाँ पे मतदान होगा, कहाँ पर जो है कहाँ पे मतदान की जो है गणना होगी, ठीक है, तो ये सब जितने भी केंद्र होते हैं ये भी डिसाइड कौन करता है, वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। ये राजनीतिक दलों को जो है मान्यता प्रदान करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी स्टेट पार्टी होगी, कौन सी जो है यहाँ पे जो है नेशनल पार्टी है, तो उनको रिकॉग्नाइज करने का काम जो है इलेक्शन कमीशन का होता है। इसके साथ साथ जो है इलेक्शन के सिंबल्स जो होते हैं, चुनाव चिन्ह को जो है आवंटित करने का भी काम यही करता है। और अगर चुनाव चिन्ह के जब आवंटित किया जाता है, अगर उसमें भी कोई अगर डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने का काम जो है वो भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जब भी चुनाव कराया जाता है तो हर कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है उस चुनाव पे, उस पर एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट जो है वो भी तय कौन करता है, वो इलेक्शन कमीशन करता है। सिविल सर्वेंट्स को जो है इलेक्शन रिलेटेड वर्क के लिए जो है डिप्लॉय करता है, और उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं उस टाइम पे, ताकि जो है यहाँ पे वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो है सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं फंक्शंस की बात करें, तो जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो है डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है, तो उस पे जो है यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन होता है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। और यही अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की बात करें, अगर उसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो वो गवर्नर को एडवाइस करने का भी काम करता है। ठीक है, कई बार हमने देखा है कि जो पोल बूथ कैप्चर हो जाता है, ठीक है, या फिर वायलेंस कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है दंगे भड़क जाते हैं, तो उस दौरान पे या फिर अगर कहीं पे भी जो है इलेक्शन कराते वक्त अगर कहीं पे भी इरेगुलरिटी पाई जाती है, तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि पूरे के पूरे जो है पोल को वो कैंसिल कर दे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराने में। इसके बाद जो है यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि जो है सिविल सर्वेंट्स को डिप्लॉय करता है एक इलेक्शन रिलेटेड वर्क जितना होता है उसके लिए। तो इलेक्शन की जो मशीनरी होती है, ठीक है, इलेक्शन की जो पूरी मशीनरी होती है जब भी डिप्लॉय किया जाता है तो उसके सुपरविजन का काम भी कौन करता है, वो इलेक्शन कमिश्नर ही करता है, ताकि जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम सुनिश्चित कर सकें अपने एक डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जबकि जो है इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है, और उसने जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट भी कराया है। जैसे कि जो है इलेक्शन कमिश्नर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं आर्टिकल 324 के अंतर्गत, जिसमें कि जो भी मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी है, उसमें जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दे या फिर उनका ट्रांसफ़र कर दे उस दौरान। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखते हैं वर्ष 2019 में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था, और अन्य जो 3 सीनियर ऑफिशियल्स थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया था। क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है कि जो भी वहाँ पे जो राज्य सरकार होती है उनके इन्फ्लुएंस में जो है वहाँ के जो है जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो कई बार कार्य करते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो जो है पूरी पारदर्शिता से अगर उसे कार्य करना है तो वो जो है कई बार जो है ऑफिशियल्स को जो है उनका ट्रांसफ़र भी कर देता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो 2021 में इलेक्शन कमिश्नर ने 24 घंटे का जो है कैंपेन बैन लगाया था जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी उन पर, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि उन्होंने एक प्रोवोकेटिव रिमार्क दिया था जो वहाँ पे जो है दंगे पैदा कर सकता है, जिससे कि जो इलेक्शन के जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है।
इसी तरह 2021 में हमने ये भी देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने 48 आवर्स का बैन लगाया था बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा पे, और जो है जो बंगाल के जो बीजेपी चीफ हैं दिलीप घोष, उनको जो है एक नोटिस भी इशू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कई बार देखा जाता है कि जब भी जो जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं जब वो कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो कई बार जो है कुछ ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं जिससे कि इलेक्शन के काम में बाधा बढ़ सकती है। तो उस दौरान जो है इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पे एक जो है अपनी एक्टिव रोल निभाते हुए जो है वहाँ पे इन सब चीज़ों पर बैन लगाता है। इसके बाद हम देखेंगे बहुत तरीके से जो है क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, आलोचना भी की जा रही है इलेक्शन कमिश्नर की। ठीक है, पूरे उसके रोल की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है पार्टीसन रोल, पक्षपातपूर्ण भूमिका कई देखी गई है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं कि आजकल जो है चुनाव आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि वो जो है जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, कार्यपालिका के इन्फ्लुएंस के में जो है काम कर रही है। किसी एक पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी मेनली जो है जो रूलिंग पार्टी है उसका जो है बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है। कई बार ये होता है कि रूलिंग पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है अगर उसका भी उल्लंघन करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है कई बार जो है एक्शंस नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे उनका एक पार्टीसन रोल, ठीक है, पक्षपातपूर्ण भूमिका जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना की जा रही है। लिमिटेड पावर, उनकी जो शक्ति है जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, सीमित है। कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो मैल प्रैक्टिसेस, ठीक है, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को जो है मैल प्रैक्टिसेस जो है कमिट करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सके कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर जो है इनकी जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा, जो भूमिका जो है वो जो है वहाँ कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिल रही है। लैक ऑफ कैपेसिटी, क्षमता का अभाव है। ठीक है, यहाँ पे जो है इनको जो है बहुत आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है बहुत सारी जो है पावर्स दी गई हैं, लेकिन जो है इनके एब्सोल्यूट पावर्स दी गई हैं, लेकिन जो पावर दी गई है वो कहीं ना कहीं जो भी लॉस हैं पार्लियामेंट के उनका वो जो है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के ठीक है, उसमें जो सेक्शन 29A है उसमें जो है कहा क्या गया है, उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन की तो बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको रजिस्टर करना, लेकिन अगर कोई भी मैल प्रैक्टिस कमिट होती है तो उनके पास जो है इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी पावर नहीं है कि उनको डी रजिस्टर कर सके। तो उनकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता का जो है बहुत ज़्यादा अभाव है। रिएक्टिव मेजर्स, ठीक है, प्रतिक्रियाशील उपाय होते हैं। ठीक है, जैसे कई बार देखा जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे जो है वहाँ पे भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएंगे। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि फिर भी जो इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं होते हैं इलेक्शन कमीशन के, कि जो है वहाँ पे जो है कि जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग जो है वहाँ पे उनको जो है हतोत्साहित करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो कास्ट और रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो रोल में आता है। तो यहाँ पर जो है उसके रिएक्टिव मेजर्स, प्रतिक्रियाशील जो है उपाय देखे गए हैं। यहाँ पर जो है प्रोएक्टिव मेजर्स के लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। लिमिटेड कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित नियंत्रण है। जो पार्टी के जो फाइनेंसेस हैं उस पर जो है इनका बहुत ही ज़्यादा जो है फाइनेंसेस जो है उस पर जो है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कंट्रोल होता है। ब्लैक मनी कितना यूज़ हो रहा है उस पर जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कोई भी रोल नहीं है। इसी वजह से हम देखते हैं कि कई बार जो है जो पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, राजनीति का जो अपराधीकरण जो है वो बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों को जो है मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए भी जो है इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी पर्याप्त जो है यहाँ पे पावर नहीं दी गई है उनको। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो ईवीएम्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके हैक करने की जो है कई बार खबरें आती हैं, उसमें गड़बड़ी हो गई है, कई बार ऐसी खबरें आती हैं, तो जिसके कारण जो है इलेक्शन कमीशन पे लोगों का जो ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है।
तो यहाँ पे बहुत सारे जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है पूरे इलेक्शन कमीशन को कि वो जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होगा, ठीक है, इसके लिए जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं कि ताकि जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो है इंडिपेंडेंस को जो है सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कि सेकेंड ARC रिपोर्ट में क्या कहा गया था, उन्होंने कहा था कि जो भी एक कोलेजियम होना चाहिए, किसका, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, लॉ मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और इसके साथ साथ जो है, ठीक है, और इसका जो है चेयरमैन कौन करेगा, इसकी जो लीडर कौन करेगा, इस कोलेजियम को लीडरशिप कौन करेगा, चेयरमैन कौन करेगा, वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो भी रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, उसी को जो है सिफारिश के जो भी नाम सिफारिश करेंगे प्रेसिडेंट जो है उसी को जो है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो है नियुक्ति करेगा। इसी तरह जो है 25th लॉ कमीशन ने भी, विधि आयोग ने भी कुछ ऐसा ही बोला था। उन्होंने 3 मेंबर के कॉलेजियम की बात की थी, जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि चीफ कमिश्नर का जो है नाम की जो है सिफारिश करेंगे प्रेसिडेंट को। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने खुद के रूल्स बनाए कि किस तरह से रिक्रूटमेंट करना है, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट खुद से करे, ताकि जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है किया जा सके। और साथ ही जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनको। जितने भी जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो भी सीनियर मोस्ट जो है इलेक्शन कमिश्नर है, वही आगे चल के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, ताकि उनको पता हो कि जो है एग्जीक्यूटिव का कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पर उनके कार्य में नहीं है। तभी जो है हम यहाँ पे पूरी तरीके से पारदर्शिता को सुनिश्चित कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित कर सकते हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को सुनिश्चित कर सकते हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज इको सेंसिटिव जोन, हाईलाइट द वेरियस इम्पैक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिमार्केटिंग इको सेंसिटिव जोन एंड साइट एग्जाम्पल्स। इको सेंसिटिव जोन क्या है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के निर्धारण के विभिन्न प्रभावों और महत्व पर प्रकाश डालें, उदाहरण उद्धृत करें। ठीक है, इसमें उदाहरण पे भी देंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इको सेंसिटिव जोन्स या फिर जो है पारिस्थितिकी रूप से जो नाजुक क्षेत्र होता है, या फिर हम कह सकते हैं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो इन्हीं क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्र भी कहा जाता है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही सेंसिटिव जोन्स होते हैं। तो ये जो होता है ये एक पर्यावरण संवेदी क्षेत्र होता है, जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज जितने भी होते हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो जो इको सेंसिटिव जोन अगर कहीं पे भी नोटिफाई किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है, तो वो कोई भी अगर सुरक्षित क्षेत्र है या फिर नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास के 10 किलोमीटर के ही क्षेत्र को जो है इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया जाता है। तो इसको अधिसूचित करने का काम किसका होता है, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। और ये जो है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो है किसी भी एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, ठीक है, इसमें ओरिजिनली जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का जो है कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया था। इसमें अमेंडमेंट करके जो है यहाँ पे जो है जितने भी ESZ जो है नोटिफाई किए जाते हैं, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही जो है नोटिफाई किए जाते हैं। तो 2012 में, ठीक है, 2012 में जो है एक गाइडलाइन आई थी मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसने कि क्राइटेरिया बताया था कि किस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को जो है नोटिफाई किया जाएगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, उसमें है स्पीशी बेस्ड। ठीक है, स्पीशी बेस्ड की वहाँ पे जितनी भी जो भी वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है, वहाँ पे उनकी स्पीशीज के हिसाब से जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया जाएगा, कि वहाँ पे जो है कितने जो वहाँ पे जो ऐसे फ्लोरा एंड फौना है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है या फिर केवल वहीं पे पाए जाते हैं, एंडेमिज्म के जो है आधार पे जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो नोटिफाई किया जाता है।
सेकेंड क्राइटेरिया क्या था? सेकेंड क्राइटेरिया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेस्ड था कि वहाँ पे कोई सेक्रेड ग्रुप्स है या फिर जो कल्चरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइबल्स के लिए, तो ऐसे एरियाज को भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो है वो घोषित करने की इसमें बात कही गई थी। और थर्ड फैक्टर था इसमें जो है जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जैसे कि बहुत सारे जो हैं कि कहीं पे किसी जो है रिवर का जो है उत्पन्न हो रहा है या फिर कहीं पे जो है कई सारी रिवर्स जो हैं आके मिल रही हैं, तो ऐसे एरियाज जो हैं उनको भी जो है एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है नोटिफाई करने का इसमें बात कही गई थी। इसी के साथ साथ इसमें और भी गाइडलाइंस दी गई थी, जिसमें कि इसमें बहुत तरीके की लिस्ट दी गई थी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है जो कि वहाँ पे प्रोहिबिटेड होंगी, कौन कौन सी परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं और कौन कौन सी जो है रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो कमर्शियल माइनिंग हो गया, सेटिंग ऑफ सॉ मिल्स हो गया, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है प्रदूषण फैलाने वाली जो प्रदूषण फैलाती हैं या फिर जो है लकड़ी को जलाने का काम जो है वो उस वहाँ पे बैन किया जाता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जो है वहाँ पे स्थापित करना को जो है बैन किया जाता है। बहुत तरह की जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ के ऊपर जो है एयरक्राफ्ट के ऊपर एयरक्राफ्ट से उड़ना या फिर हॉट एयर बैलून का यूज़ करना या फिर जो है जितने भी डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंस जो नदी में जाता है, उन सभी के ऊपर जो है बैन लगाया गया था। ये सब जो है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। परमिटेड एक्टिविटीज़ में आता है जैसे कि जो भी अब तक जो है एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर जो प्रैक्टिसेस चल रही थी उसको जो है चलते रहना देना चाहिए, जो भी लोकल कम्युनिटीज़ द्वारा चलती थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जो है कोई भी असर नहीं होगा। इसके बाद ऐसी कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ भी हैं जिनको कि जो है रेगुलेट किया जाएगा, का बहुत हद तक जो है कंट्रोल किया जाएगा, जैसे कि पेड़ों की कटाई है। ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम में जो है कई प्रकार से जो है चेंज लाना है या फिर जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के जो कमर्शियल यूज़ है उसके नेचर में चेंज करने के लिए भी जो है वहाँ पे उसको रेगुलेट किया जाएगा। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग है या फिर होटल्स और रिजॉर्ट अगर आसपास कहीं बनाया जा रहा है तो उन सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे जो है कंट्रोल करने की बात की गई थी, उसको रेगुलेट करने की बात इसमें की गई थी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके जो है क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है राष्ट्रीय उद्यानों या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके आसपास जो है जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण होने वाली जो भी इकोलॉजिकल डैमेज होता है, पारिस्थितिकी क्षति होता है, उसको रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें जो है दीपौर बील, ठीक है, दीपौर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो कि है असम में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है जिसकी वजह से जो है वहाँ पे पूरा जो ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव एरिया है ये वहाँ पे जो है खतरे में आ गया है। जो दीपौर बील एरिया है ये जो है एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है, रामसर साइट है और इसके जो है कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ का जो रेलवे ट्रैक है एक, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एक जो है खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो है वहाँ पे उसको डबल करने का काम करना है, उसको जो है इलेक्ट्रीफाई करने का काम करना है, लेकिन जो है वहाँ पे अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटी की तो उससे जो वहाँ के जो पूरा जो सेंसिटिव एरिया है कहीं ना कहीं उसका जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, जिससे कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इसके साउथ में जो दीपौर बील जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साउथ में एक डंपिंग ग्राउंड है। ठीक है, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है जिसकी वजह से जो है वहाँ पे उस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा खतरा हुआ है। और ये जो दीपौर बील है यहाँ पे जो है इस बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। 150 स्पीशी ऑफ बर्ड यहाँ रहती है। बहुत तरह के एलिफेंट्स का आना है, बहुत तरह के रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, तो यहाँ पे जो है बहुत तरह की जो है स्पीशी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो दीपौर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत ही जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है अगर हम पर्यावरण की उससे देखें नज़रिए से तो बहुत ही ज़्यादा जो है एक फ्रेजाइल एरिया है। तो वहाँ पे जो है अगर हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं रोकते हैं तो हम वो जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है कहीं ना कहीं हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।
नेक्स्ट है एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। जितना एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वहाँ पे रेगुलेट किया जाता है नेशनल पार्क, ताकि जो है नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उस पे जो है जो वहाँ के जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वहाँ पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसको हम कम कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं एक ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। एक ये जो है एक ट्रांजिशन जोन है, वे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई भी एक्सटर्नल जो है बाहर से कोई भी हार्म जो है उन प्रोटेक्टेड एरियाज में ना हो, ठीक है। तो बाहर से जो है जितना भी अगर हार्म होता है तो वहाँ पे उससे जो है बचाया जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज को। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल अटैक्स, ठीक है। जंगली जानवरों के हमलों की बढ़ती घटनाएं हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या देखा गया है कि जितने भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क के आसपास अगर जो इनहैबिटेड एरियाज होते हैं तो वहाँ पे जो है एनिमल्स और जो वाइल्ड लाइफ और जो मैन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कई बार देखा गया है कि जो है जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो इनहैबिटेड एरियाज में घुस आते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके बाद है थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वन्य जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे की जो वाइल्ड लाइफ होती है उस पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। उनका जो हैबिटेबल एरिया है, वहाँ पे जो उनके रहने का जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो वाइल्ड लाइफ के जो थ्रेट है उसको भी कम करने के लिए जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बहुत सारे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के विकास में बहुत ज़्यादा कमी आती है, ठीक है। क्योंकि जो है जो भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है वहाँ के जो है डेवलपमेंट पे, विकास में बहुत ज़्यादा जो है हमें उस पर जो है बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर देखने को मिलता है। जैसे कि वहाँ पे जो है रोड्स को जो है आप कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे हाउसेस को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, वहाँ पे जो है होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, जिससे कि जो है यहाँ के जो है फार्मर्स हैं, आसपास के एरिया में जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, उसके आसपास जो है 6 विलेजेस है, वहाँ के जो आसपास के फार्मर्स हैं जो कि वहाँ पे हाउस नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, उनके हाउस के लिए जो है वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, तो उस पर जो है फार्मर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा नकारात्मक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ फार्मर, जितने भी किसान हैं उनकी आजीविका का नुकसान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य का ही लेंगे कि जहाँ पे भी जो अभी तक फार्मर्स ने वहाँ पे अपने एरिया में अपने जो भी फार्म लैंड है उस पर जितने भी प्लांट्स जो हैं उगाए थे, अब उसको काटने के लिए उन्हें वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की परमिशन लेनी होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आजीविका है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे कई प्रकार के डिज़ास्टर्स भी देखे गए हैं, फ्लड्स देखे गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड फ्लड्स है। और उत्तराखंड फ्लड्स देखा गया है कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है, ठीक है, जो अप्रतिबंधित निर्माण हो रहा है बांधों का, उसकी वजह से जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जो है फ्लड्स भी देखे गए हैं। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है कई सारे जो डैम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उसकी वजह से जो है उत्तराखंड में फ्लड्स देखे गए हैं। और जो है इसी वजह से जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको भी वहाँ पे जो है वहाँ पे रोक दिया गया है। जितने भी वहाँ पे प्रपोज थे उसको रोक दिया गया है, क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है उत्तराखंड का वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। इसलिए वहाँ पे अगर डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो और ज़्यादा फ्लड्स आने की संभावना है। तो जिसकी वजह से जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे उसको भी वहाँ पे रोक दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो थी वो आई थी। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो है हालांकि जो थी एक गदगिल रिपोर्ट आई थी, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ठीक है, WGEEP थी गदगिल रिपोर्ट। उसको रिव्यू के लिए जो है एक कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को जो है अपॉइंट किया गया, कस्तूरी रंगन कमेटी को अपॉइंट किया गया था और उसने कुछ जो है रिपोर्ट दी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को जब भी हम अगर कहीं पे
कोई भी एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन अगर वहाँ पे उसको नोटिफाई करना है तो कुछ हमें जो है यहाँ कुछ बातें जो है हमें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, जो गदगिल रिपोर्ट थी, अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, उन्होंने बोला था कि एंटायर वेस्टर्न घाट का जो रीजन है उसको जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो नोटिफाई कर देना चाहिए। लेकिन कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने क्या कहा है कि वहाँ पे जो है 60% एरिया जो है वेस्टर्न घाट का वो क्या है, वो है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट वाला। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट है, वहाँ पे जो है लोग रह रहे हैं, वो इनहैबिटेड एरिया है, तो उसको उन्होंने कल्चरल लैंडस्केप का नाम दिया था, जहाँ पे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, जहाँ के प्लांटेशन हो रहा है। तो ये जो 60% एरिया है इसको ज़रूरी नहीं है कि हम ESZ जो है उसके अंतर्गत नोटिफाई करें। जो 37% एरिया है करीब, जो कि बायोलॉजिकल रिच है, जो कि नेचुरल लैंडस्केप है, उस एरिया को ही केवल ESZ के अंदर जो है नोटिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा क्या है कि जो भी ESZ है उसको सूचित करने के लिए वहाँ की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को देखने के बाद ही जो है वहाँ उसको जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है नोटिफाई करना चाहिए। जितने भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है वहाँ पे जो है किसी भी तरह का ताप विद्युत की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करके वहाँ के जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देख कर ही जो है वहाँ पे कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के आना चाहिए। जितनी भी रेड इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब कि जो भी बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, उन पर जो है पूरी तरीके से सख्ती होनी चाहिए। जितने भी इनहैबिटेड एरियाज हैं, आबादी वाले रीजन है, वृक्षारोपण वाले जो क्षेत्र हैं, उसको जो है ESZ के जो है पूरे दायरे से जो है अलग रखना चाहिए। माइनिंग हो गई, सैंड माइनिंग हो गई, क्वेरिंग हो गई, इन सभी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर जो है पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर जब उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड में जो है एक भागीरथ, ठीक है, भागीरथी ESZ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की बात हुई थी कि वहाँ पे जो है उसके ऊपर पूरे जो है रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो वहाँ पे जो है उत्तराखंड में जो है इस पर बात की गई कि एक जोनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, जोनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा जो कि UK गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है, और इसमें हर तरीके के पहलुओं को जो है यहाँ पे कंसिडर करके जो है पूरा प्लान बनाया जाएगा। जैसे कि वहाँ के जो है वहाँ की फॉरेस्ट क्या है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या है, उस जो भागीरथी जो पूरी रिवर है उससे इरिगेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टूरिज़्म पे वहाँ के क्या फ़र्क पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सबको देखने के बाद ही जो है जोनल मास्टर प्लान जो है तैयार किया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि हम लोग जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी कोई भी डेवलपमेंट कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पे एक जोनल मास्टर प्लान जो है उसको तैयार किया जाए, ताकि जो है हम वहाँ के जो है वहाँ पे जो है देख सकें, एक असेसमेंट कर सके कि वहाँ के एक एनवायरनमेंट पे, वहाँ के इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, हम एक बैलेंस बैठाना बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, और वो किस तरीके से हमें वो जो है हमारी मदद उसमें करेगा जोनल मास्टर प्लान अगर हम बनाते हैं, तब कि हम लोग सारे पहलुओं को वहाँ पे कंसिडर करें और तभी जो है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द नोलन कमिटीज प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। नोलन समिति के सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों पर चर्चा करें। तो नोलन कमेटी क्या थी? नोलन कमेटी का गठन जो है 1994 में किया गया था। ये यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और उनको बोला गया था कि जितने भी सार्वजनिक जीवन होता है उसमें जो है नैतिक मानकों या फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स पे उसमें सलाह देने के लिए बोला गया था। और जो है इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1994 में दी थी, और इसको कहा गया था द कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। तो पब्लिक लाइफ होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, पब्लिक लाइफ होता है जो भी सर्विसेज, जो भी सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सर्विसेज या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसको हम कहते हैं जो है पब्लिक सर्विसेज, और जिनके माध्यम से ये दी जाती हैं उनको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, और ये जो है सरकार जो है बहुत तरीके से जो है नागरिकों की मदद करती है, जैसे कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया जाता है, शिक्षा संबंधित
कार्य किया जाता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम जो है वो भी सरकार का ही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर और ऐसे अन्य कोई काम जो कि वहाँ के नागरिकों को जो है सेवाएं प्रदान कर रही है, तो हम उसको कहते हैं पब्लिक सर्विसेज, और जिनके माध्यम से दिया जाता है उनको कहते हैं हम लोग पब्लिक सर्वेंट, और उसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे नोलन समिति ने जो है 7 प्रिंसिपल्स दिए थे, 7 सिद्धांत का उल्लेख किया था। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सेल्फलेसनेस, ठीक है, या फिर निस्वार्थता। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने भी डिसीजन जो भी सिविल सर्वेंट्स लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है निस्वार्थ होकर लेना चाहिए, उसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, उनको ऐसा काम करना चाहिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, पब्लिक गुड के लिए उन्हें काम करना चाहिए, और जो है अपने पर्सनल गेन के लिए या फिर अपनी फैमिली के गेन के लिए, या फिर किसी भी फ्रेंड्स को, कई बार होता है कि नेपोटिज्म होता है, बहुत तरीके के जो हैं कई बार होता है कि जो टेंडर्स वगैरह होते हैं वो अपने भाई या फिर किसी को दे दिया जाता है, तो ये चीज़ जो है पब्लिक, अपने आप को जो है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, अपने पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली फ्रेंड्स के जो है उनका नहीं सोचना है। अच्छा, ठीक है, उनके ना सोच के हमें पब्लिक गुड में, पब्लिक इंटरेस्ट में जब काम करते हैं तो वो होता है सेल्फलेसनेस। ठीक है, तो जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो कर्म कर उसकी लेकिन फल की इच्छा मत कर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है हम लोग करप्शन को बहुत हद तक जो है कम करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं इंटेग्रिटी मतलब कि ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी क्या होता है, ईमानदारी होता है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो एक्शंस हैं और हमारे जो वर्ड्स हैं, उनमें एक सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है, हम उसमें एक सिंक्रोनाइज होना चाहिए, एक पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की ऑनेस्टी, ठीक है, और उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं गांधी जी, ठीक है, गांधी जी जो है उन्होंने जो है नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे ही जो है काम किया था, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे काम किया था, और जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उन्होंने उसका विड्रॉ किया था, क्योंकि वो जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था वो वायलेंस की तरफ जा रहा था, तो वो अपने थॉट्स और एक्शंस पे बहुत ही ज़्यादा जो है उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध थे, जिसकी वजह से जो है उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है विड्रॉ किया था। क्यों? क्योंकि उनके थॉट्स, एक्शन सब में वो उनकी ईमानदारी जो है वो दिखती थी। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पब्लिक लाइफ है, वहाँ पे जो है उनका किसी भी प्रकार का, किसी दूसरे व्यक्ति का, बाहर के किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई भी ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है हमारी जो पब्लिक ड्यूटी है, हम जो जितने भी पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी कर रहे हैं, उससे उनकी परफॉर्मेंस पे कोई भी असर ना पड़े, वो किसी के प्रति जो है ऑब्लाइज होकर कोई काम ना करे, वो इंडिपेंडेंट होकर काम करे। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि निष्पक्षतावाद। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें निष्पक्षतावाद हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर जो है जितनी भी जो हमारी इंटेंशंस होती है वो क्लियर होती है कि हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, जब हम निष्पक्षतावाद अपनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, क्या सही है, हम इम्पार्शियल होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, एक फेयर डिसीजन लेते हैं। जितने भी, अगर इसमें कहा जाता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो कोई भी अगर कार्य किसी को सौंपता है तो उसमें जो है मेरिट के बेसिस पे उसे करना चाहिए, कोई भी भाई भतीजावाद या फिर नेपोटिज्म को जो है दरकिनार करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते समय कोई भी जो है कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, रिच एंड पुअर को जो है एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी हमें बताती है कि हमें निष्पक्ष होकर जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जवाबदेही। ठीक है, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी जवाबदेही होती है सिटीजन्स की तरफ। ठीक है, सिटीजन्स की तरफ उनकी जवाबदेही होती है, और वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, वो उन सभी चीज़ के लिए जो है अकाउंटेबल होते हैं। और वो केवल उस काम के लिए अकाउंटेबल नहीं होते जो उन्होंने किया है, वो उस काम के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं जो उनकी ड्यूटी है और उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो वो उन सब के लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो इसीलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इतनी जवाबदेही तय करने के लिए कि जितनी भी पब्लिक लाइफ है या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी पब्लिक ऑफिसेज हैं उनको जो है स्क्रूटनी के अंदर लेकर के आना चाहिए, ताकि जो है उनकी जवाबदेही जो है अच्छे से तय की जा सके।
इसके बाद हम देखते हैं अच्छा इसमें यह है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप ये जो है रीज़न आप किस वजह से ये कार्य करें, तो उनकी एक जवाबदेही तय होती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम देखते हैं कि विक्रम साराभाई जो थे, ठीक है, विक्रम साराभाई जो थे, उन्होंने जब फर्स्ट इसरो का जो मिशन फेल हुआ था तो उन्होंने जो है अपनी जवाबदेही उन्होंने सुनिश्चित की थी। उन्होंने कहा था कि इसके लिए जवाबदेही मेरी होगी, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पे पब्लिक लाइफ में अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है सिटीजन्स की लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सिटीजन्स को सबसे ऊपर रख के लिया जाता है, तो इसकी वजह से जो है इनके प्रति जवाबदेही भी है। इसके बाद हम देखते हैं ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी ईमानदारी, ठीक है, मतलब कि हमें ट्रूथफुल होना चाहिए, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति हमें ट्रूथफुल होना चाहिए। इसके बाद है ओपननेस, ठीक है, खुलापन, जो भी जितने ओपननेस, ठीक है, एक जो भी डिसीजन प्रोसेस जो होता है वो पूरा जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, जितना भी जो भी डिसीजन अगर पब्लिक लाइफ में लिया जाता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से लेना चाहिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है पब्लिक से किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक से छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है उन्हीं का टैक्स का पैसा से जो है सारा कार्य हो रहा है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक कि वो जो है हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को खतरा नहीं है, सिक्योरिटी को खतरा नहीं है, तो तब तक जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के साथ साझा करनी चाहिए। ये बहुत तरीके से किया जा सकता है। वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन को अपलोड किया जा सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है कई बार जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है छुपा ली जाती है, तो उसको जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है वहाँ पे भी जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है साझा करनी चाहिए। इसके बाद आता है लीडरशिप, मतलब कि नेतृत्व, ठीक है। अगर हम ये सारे जो प्रिंसिपल जो ऊपर दिए गए हैं, अगर हम इसका जो है अच्छे से पालन करते हैं तो हम लोग जो है एक समाज में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि किस तरीके से जो है एक पब्लिक सर्वेंट को कार्य करना चाहिए, किस तरीके से पब्लिक लाइफ होनी चाहिए। तो हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करेंगे जिससे कि हम एक लीडरशिप, ठीक है, एक लीडरशिप जो है उसको हम सेट करेंगे। जैसे कि गांधी जी थे, गांधी जी जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑनेस्टी उनमें थी, सेल्फलेस होके काम करते थे, और इसीलिए जो है वो एक पूरे जो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जो है वो एक लीडर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें जो नोलन समिति का जो पूरे जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, ये बिहेवियर पे, ठीक है, एक पर्सन के बिहेवियर पे पूरा फोकस करता है, और वो जो बिहेवियर है वो किसी भी व्यक्ति में जो है इनकलकेट किया जा सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो है हम अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको बेटर कर सकें, जो भी ताकि हम जो है पीपल की लाइफ को और नेशन को अपने एक बेहतर बना सकें, ठीक है। हमें सिटीजन्स के लिए काम करना है, जितनी भी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, तो उनके प्रति जो है एक एग्जाम्पल सेट करना है और जो है उनकी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपने नेशन को बेहतर बनाना है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।